Hello, viewers. I hope you all are doing good. My best wishes are with you. एंड आप ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें एंड मैं अपनी तरफ से ये ट्राई करती रहूँगी कि मैं आपके क्वेरीज के प्रॉपर जवाब दे सकूँ। एंड आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये वीडियो का मकसद ये है कि बहुत ही सारे लोगों ने ये पूछा है कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा फॉर कनाडा 10 ईयर्स का वैलिडिटी का एंड मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है यूएसए का, अमेरिका का जो वीज़ा है वो लग सकता है या नहीं लग सकता, मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि यूएसए का जो है, अमेरिका का जो B1 B2 वीज़ा होता है, उसमें आपको ये अलाउड होता है कि आप 6 महीने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप 10 साल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा ऑफिसर ये कंसिडर करते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशंस एंड आपके जो रीजंस हैं जाने के लिए यूएसए, एंड आपका जो बैकग्राउंड है कितना स्ट्रॉन्ग है, आपके टाइज इंडिया में, तो या फिर किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उस कंट्रीज़ के साथ टाइज कि आप यूएसए से वापस आएंगे, आपके इनकम्स एंड आपका जो जेन्युइन रीज़न है आपके डॉक्यूमेंट से वो पता चल जाएगा उन्हें। उस हिसाब से वो खुद ही अलॉट करते हैं 6 मंथ्स का या 10 ईयर्स का। उसके लिए आपके चार्जेस भी ज़्यादा नहीं होते। तो वो एक आपको फैसिलिटी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, उसमें कुछ भी नहीं होता। आप अगर अंडर 18 हैं तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं या अपने गार्जियन के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि मैं 20 ईयर्स का हूँ, मैं यूएसए का विजिट या टूरिस्ट वीज़ा या कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कम एज के लोगों को वीज़ा नहीं मिलता, पर उनका एक मकसद होना चाहिए क्लियर, क्योंकि आप जो DS-160 फॉर्म भरते हैं उसी से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाता है कि आप किस रीज़न से जा रहे हैं बाहर। कुछ लोग बहुत ही छोटी एज से अपने पेरेंट्स के साथ अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रेवल करते हैं, तो उस वजह से उन्हें कंटिन्यूसली ट्रेवलर बन जाते हैं, तो वीज़ा रेट ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोग 18 19 20 ईयर्स में ही बहुत अच्छे बिजनेस स्किल होते हैं एंड बिजनेस बैकग्राउंड से होते हैं, उनको भी मिल जाता है एंड स्टडी वीज़ा मिल जाता है। पर एक आपका मकसद होना चाहिए, आप किस मकसद से जा रहे हैं, आपके एप्लीकेशन से, आपके डॉक्यूमेंट से वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसी हिसाब से आपके अप्रूवल एंड रिजेक्शंस होते हैं। एंड दूसरी बात है, कनाडा का मल्टीपल एंट्री 10 ईयर्स का वीज़ा भी आपको एक फैसिलिटी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके रीजंस ऐसे हैं कि आपके रिलेटिव्स वहाँ पे हैं, बहुत ही क्लोज ब्लड रिलेटिव्स, या आपके बिजनेस टाइज या आपके प्रोफेशनल टाइज ऐसे हैं, या आप एंटरटेनमेंट वीज़े पे जा रहे हैं, या आप कुछ लेज़र एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, या फिर आप स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं बार बार, या फिर किसी एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए, किसी रिलीजियस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, या फिर आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं तो आप जो है वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स या आपके स्पाउस वहाँ पे हैं, या आप कंपनी के काम से अगर जाते हैं तो आपको 10 ईयर्स का मल्टीपल वीज़ा मिल जाता है। तो वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स एंड आपके इंटेंशंस के हिसाब से ही मिलता है। वो भी आपको एक फैसिलिटी है कि आप जा सकते हैं। कई बार कई लोगों को फर्स्ट टाइम में ही मिल जाता है, कई लोगों को सेकंड या थर्ड टाइम में भी मिल जाता है। तो ये भी एक जो है फैसिलिटी है कनाडा एंड अमेरिका से आपको, कि आपको ये वीज़ा मिल सकता है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द वीज़ा ऑफिसर हु विल कंसिडर योर एप्लीकेशन। वीज़ा मिलने के लिए एज फैक्टर मैटर करता है कि जैसे बहुत सारे टीनेजर्स हैं 18 19 20 ईयर्स में बाहर जाना चाहते हैं, तो उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपके क्या इंटेंशंस है बाहर जाने की, आप क्यों बाहर जाना चाहते हैं। क्योंकि एक एज है जिसमें आप पढ़ते हैं, जिसमें आप अपना करियर सेटल करते हैं, उस एज में आप ट्रैवलर जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, विजिट पे जा रहे हैं, तो वो ये सोचेंगे ज़रूर कि वहाँ से वापस आएंगे या फिर उनकी कंट्री पे आप बर्डन बन जाएंगे। क्योंकि ये बात बिल्कुल जाहिर हो चुकी है कि जो लोग विजिट पे, टूरिस्ट पे भी जाते हैं तो वहाँ से वापस नहीं आते, क्योंकि उनका एक पॉलिसी है, अगर आपको इंग्लिश लेवल अच्छा है, आपके आईएलटीएस स्कोर अच्छे हैं, आपको एक्सपीरियंस अच्छा है, आपका इंग्लिश अच्छा है, तो आप लामिया क्लियर करके आप वहाँ पे वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, या फिर लॉन्ग प्रोसेस के बाद जो है आपको वहाँ का रहने का जो स्टेटस मिल जाता है। तो इस चीज़ को भी अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको वर्ल्ड वाइड ऐसे सिटीजन्स मिल रहे हैं जो बहुत ही कैपेबल हैं, बहुत ही एलिजिबल हैं।
तो वो ये ट्राई कर रहे हैं कि हमें कैपेबल एंड एलिजिबल लोग एंड एजुकेटेड लोग जो है कनाडा के लिए मिलें। इसीलिए उनकी एलिजिबिलिटी में पोस्ट ग्रेजुएट को जो है ज़्यादा मार्क्स देते हैं वो लोग, अगर पॉइंट्स देते हैं। तो जो लोग स्किल वर्कर या फेडरल स्किल प्रोग्राम में जाते हैं, तो वो ट्रेड में जाते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, पर वो बहुत लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकते। तो आप जो भी करना है सोच समझ के कीजिए, क्योंकि हर रोज़ लाखों एप्लीकेशंस अप्लाई होती हैं एंड लाखों नहीं करोड़ों रुपए हम एप्लीकेशंस के लिए वीज़ा फीसेस देते हैं। वो गवर्नमेंट्स ने इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि हर रूल, हर रेगुलेशन, हर रिक्वायरमेंट वेबसाइट में अवेलेबल है। तो आप जितना भी अप्लाई करेंगे, उनकी गवर्नमेंट को उतनी ही इनकम होगी, क्योंकि वीज़ा फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। वीज़ा लगे या ना लगे, वो गवर्नमेंट को करोड़ों अरबों रुपए की रोज़ की इनकम है। जिनके तो ब्लड रिलेशंस हैं, उनको तो वीज़ा नहीं रोक सकते। वो रिजेक्शन के बाद अपील भी कर सकते हैं, अगर वो वहाँ पे उनके जो जो इनवाइट करते हैं, अगर उनकी सेविंग्स अच्छी हैं, अगर उनकी जॉब्स वहाँ पे अच्छी हैं एंड रिकॉर्ड अच्छा है, तो वीज़ा उनको देना पड़ता है। पर अगर नहीं है, उसके अलावा भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो 10 ईयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, पर उसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि लगातार जब ये रूल बनता है तो थोड़े से वीज़े लगते हैं एंड उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो चेकिंग हो जाती है, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फ्रॉडलेंट में आते हैं, तो उसके बाद रिजेक्शन शुरू हो जाते हैं। एंड फ्रॉड काम करने वालों की वजह से जेन्युइन लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको ख्याल रखनी पड़ेंगी। तो आप, मुझे लगता है कि आप ये सब ध्यान में रखेंगे एंड आपको जो भी करना है, आप इस चीज़ से भी देखिए कि अगर आपका रिजेक्शन का स्टैंप होता है, तो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो और किसी कंट्री का वीज़ा मिलने के लिए भी प्रॉब्लम होती है। एंड आपका जो इंडियन पासपोर्ट है, वो भी अभी वो डिजिटल पासपोर्ट है, तो आप बार बार पासपोर्ट भी नहीं बना सकते। आपके नए पासपोर्ट पे भी आपके पुराने पासपोर्ट की डिटेल्स आ जाती हैं एंड फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक होते हैं, तो हर एक चीज़ की डिटेल है, आप कुछ छुपा नहीं सकते। अब से आप कुछ नहीं छुपा सकते। तो वो चीज़ें आपको ख्याल रखनी है। जो लोग आपको ये कहते हैं कि अम, बहुत ही आसान है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो वो आपको क्लैरिटी नहीं बताते, पर डॉक्यूमेंटेशन तो वही होता है जो वेबसाइट में है, उसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकता। उनकी कोई पर्सनल जान पहचान नहीं होती, चाहे वो जो भी बोल रहे हों। जो कि वीआईपीज़ हैं, जो लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको परमिशन होती है वाइट पेपर पे जाने की, वाइट स्लिप पे, वो स्पेशल कैटेगरी में जा सकते हैं, अदरवाइज़ और किसी को नहीं होती। तो ऐसी किसी भी बात में आप ना आएँ। आप वेबसाइट में पढ़ें, फॉर्म DS-160 आप डाउनलोड करके उसे फिल करने की कोशिश करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी पूरी हिस्ट्री वहाँ पे जाती है एंड आपके पासपोर्ट डिजिटल चिप वाइज है, आपकी सारी इंडियन डिटेल वहाँ पे होती है। आप फेक डॉक्यूमेंट्स भी जो बनाते हैं, वो भी पता चल जाता है, क्योंकि आधार एंड पैन कार्ड लिंक्ड हैं हर चीज़ के लिए। पासपोर्ट के लिए वो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। तो जो फेक आईटी के पेपर्स बनाते हैं या कंपनी से बनाते हैं, उनके वीज़े अभी नहीं लगेंगे, क्योंकि बहुत ही फ्लेक्सिबल एंड बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो चुकी है टेक्नोलॉजी। तो आप ऐसे सब चीज़ों से बचें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड डे।